हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, हमारे मॉडर्न फिजिक्स के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं अगले टॉपिक की। और आज का हमारा टॉपिक है एटम। आज हम बेटा एटम के बारे में बातचीत करेंगे। एटम होता क्या है, एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे कैसे न्यूमेरिकल हमारे इस चैप्टर में बन जाते हैं। देखो यार, मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स के स्टार्टिंग में बताया था, हमारी जो एंटायर मॉडर्न फिजिक्स है वो दो सेगमेंट में डिवाइडेड है। एक तो मॉडर्न फिजिक्स 1 हो गया, एक मॉडर्न फिजिक्स 2 हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स 1 में मैंने आपको फोटोन और कैथोड रेज के बारे में बताया। देन हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा। उसके बाद बच्चों हमने मैटर वेव को समझा। 3 टॉपिक हम इसके कवर कर चुके हैं। अगला जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स 1 का टॉपिक आता है डेट इज एटम। यहाँ पर हम एटम के बारे में समझेंगे। हालांकि ये जो एटम वर्ड है इससे हम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर भी होते हैं। अगर मैं 11th-12th की डोमेन में बातचीत करूँ तो केमिस्ट्री में 11th में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पूरा की पूरा एटम के बारे में ही डील कर रहा होता है। तो सेम एटम की डीलिंग हम यहाँ मॉडर्न फिजिक्स में भी करते हैं। जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है उसी तरीके के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ओनली वे ऑफ न्यूमेरिकल में चेंज हो जाता है। न्यूमेरिकल अप्रोच थोड़ी सी अलग अलग होती हैं। वहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं, तो बनने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। फिजिक्स में थोड़ा कैलकुलेटिव दे देंगे, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करा लेंगे, बस इतना अंतर हो सकता है। वैसे ओवरऑल अगर बातचीत की जाए तो वही कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। तो एक तरह से ये आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। जिनको एटम में कोई भी डाउट है उनके वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो पूरा हम शुरू से स्टार्ट कर ही रहे हैं। 0 to 100 एक एक सिंगल पॉइंट को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एटम की कहानी। जैसे एटम की कहानी की बातचीत की जाए तो हम बोलते हैं एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम। एवरी बॉडी इज मेड ऑफ एटम। डेट मीन मैं यहाँ से क्लियरली बोल सकता हूँ कि दुनिया जहाँ की जितनी भी बॉडीज है ना, सारी की सारी एटम से मिलके बनी है। अगर उनके इनिशियल कंपोनेंट की बातचीत की जाए, स्टार्टिंग फॉर्मेशन पॉइंट की बातचीत की जाए, तो उनका जो स्टार्टिंग फॉर्मेशन पॉइंट है वो एटम है। एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाए गए और उन मॉलिक्यूल से फाइनली बॉडी को डिजाइन किया गया। क्लियर? कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे हम पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जिनके अलग अलग एटॉमिक नंबर है, अलग अलग एटॉमिक मास नंबर है, अलग अलग सिंबल है। अलग अलग एटम की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वो पूरा आपका केमिस्ट्री का डिस्कशन है। हम ओनली एटम के बारे में समझेंगे कि एटम है क्या है और एटम की प्रॉपर्टीज क्या है। देखो यार, अगर एटम की कहानी की बातचीत करें तो एटम की कहानी स्टार्ट तो 13वीं सेंचुरी में ही हो गई थी। जब साइंस डेवलप भी नहीं हुई थी तब से एटम के बारे में बातचीत होना स्टार्ट हो गया था। तब हालांकि इसको एटम वर्ड नहीं बोला जाता था। तो 13वीं सेंचुरी में क्या थ्योरी दी गई थी, जैसे आपके पास कोई भी एक प्लास्टिक बैग है, अब प्लास्टिक बैग में एयर फिल करके उसको मैं पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ, ठीक है। एक प्लास्टिक बैग लिया, उसमें यानी एयर फिल करके उसे कंप्लीट पैक कर दिया। अब वो जो एयर का प्लास्टिक बैग है उसको मैं कंप्रेस कर सकता हूँ या मैं उसको स्ट्रेच कर सकता हूँ। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी मेरे पास प्लास्टिक बैग है, इसको मैं बेटा कंप्रेस भी कर सकता हूँ और इसको मैं स्ट्रेच भी कर सकता हूँ। अब कंप्रेशन और स्ट्रेच तो तभी पॉसिबल है जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इनके अंदर हों, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच की दूरी को कम कर दिया जाए या उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पर यही बात बोली गई थी कि जो एयर है वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से फॉर्म हुई है। इन स्मॉल पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को हम बेटा कंप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो 13वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा साइंस डेवलप नहीं था, लेकिन यहाँ एयर के बारे में इतनी बातें ज़रूर बोल दी गई थी कि हाँ, एयर भी हमारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनी है। कोई एंटायर मॉलिक्यूल नहीं है या कोई एंटायर एक सिंगल बॉडी नहीं है जो एयर है, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो एक्चुअल में होते भी हैं। ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। एटमॉस्फेयर में तो सारी गैसेज हैं और सब अपने एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनी है। लेकिन ये जो बातें थी ये थ्योरेटिकल थी, फिर इनको प्रॉपर ऑन पेपर लाया गया, साइंस डेवलप हुई, साइंटिस्ट की थ्योरीज आने लगी, तो एटम पर और ज़्यादा डिटेल में रिसर्च होना हमारा स्टार्ट हुआ। और हमारा चैप्टर भी स्टार्ट होता है प्रॉपर रिसर्च के साथ। हमारा चैप्टर में बेटा पहला टॉपिक बातचीत होती है थॉमसन मॉडल की। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम 3 मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बच्चों थॉमसन मॉडल।
थॉमसन ने क्या क्या थ्योरीज दी थी, थॉमसन के पॉइंट्स क्या थे, इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। हम बातचीत करेंगे बच्चों रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड ने क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, उन सारे पॉइंट्स को हम समझने का ट्राई करेंगे। देन फाइनली हम बेटा बातचीत करेंगे बोर मॉडल के बारे में, और चैप्टर को हम कंक्लूड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डी ब्रॉगलीज थ्योरी, जो मैंने आपको मैटर वेव में भी बताई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एटम का डिस्कशन नहीं है जितना अपना केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री में आप हाइजेनबर्ग के बारे में भी पढ़ रहे होते हो, आप एटॉमिक ऑर्बिट्स को भी डिफाइन कर रहे होते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हम ओनली थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, तीन को समझ रहे होते हैं। डी ब्रॉगली का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से सुनोगे पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कैसी भी आपको क्वेरी नहीं रहने वाली। और एक एक न्यूमेरिकल हम इसका अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम सारे न्यूमेरिकल की बातचीत करेंगे जो अब तक पूछे गए हैं। राइट, चलिए। सो फर्स्ट टॉपिक इज थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो बच्चों, थॉमसन ने एटम पर रिसर्च कर कुछ कंक्लूजन, कुछ पॉइंट्स निकाल कर दिए, जिनमें पहला पॉइंट था एज पर द थॉमसन एटम इज न्यूट्रल। एज पर थॉमसन फर्स्ट पॉइंट आया था एटम इज न्यूट्रल, एटम पर नेट चार्ज 0 होता है। दैट मीन्स ही कंक्लूडेड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू total number of electron. Overall net charge on atom is 0। सीधे सीधे से पॉइंट है जो बस हमें सुनने हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आए थे, फिर बातचीत करेंगे कौन से पॉइंट ट्रू हैं, कौन से पॉइंट फॉल्स हैं, क्या क्या चीज़ें इसने गलत बताई थी और क्या क्या चीज़ें इसने सही बताई थी। तो थॉमसन ने बोला पहला पॉइंट एटम न्यूट्रल होता है, एटम पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, ओवरऑल एटम का नेट चार्ज 0 होगा, पहली बात। अगला इन्होंने डिफाइन किया एटम इज स्फेरिकल। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला, एटम इज स्फेरिकल। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बातचीत करूं तो इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये स्फेयर फॉर्मेट होता है, ना कि कोई इलिप्टिकल फॉर्मेट होता है, ना कि कोई ये हाइपरबोलिक फॉर्मेट है। दैट इज अ स्फेरिकल फॉर्मेट, तो एटम इज स्फेरिकल। देन नेक्स्ट पॉइंट ही कंक्लूडेड एटॉमिक रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -10 मीटर। देखो बच्चों, हमारे दिमाग में ये भी डाउट आता है कि ये सारे पॉइंट इनको कैसे पता लगे। तो साइंस में जो इन्होंने रिसर्च की एटम के से रिलेटेड, उनके सारे की पॉइंट्स की हम बातचीत करते हैं। रिसर्च का प्रोसेस क्या था, किस तरीके से इन्होंने सोचा, कैसे इन्होंने ये बातें बोली, वो सारा हमारा पार्ट नहीं है। हम बस ये करते हैं हाँ साइंटिस्ट ने क्या क्या पॉइंट बताए। अगर हम ये सारी बातें भी समझने लग जाएं तो वो तो पूरी इनकी एक ज़िंदगी है, इन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई है। और किसी इंसान की ज़िंदगी को समझने के लिए तो अच्छा सा हमें टाइम चाहिए। राइट, तो इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं, तो हम सीधे सीधे की पॉइंट्स की ही बातचीत करते हैं। इसमें हम दिमाग नहीं लगाते कि इन्होंने ये पॉइंट्स कैसे निकाले। हालांकि इनसे पहले डाल्टन ने भी थ्योरी दी, कुछ और थ्योरीज भी आई थी, लेकिन वो हमारे काम की बिल्कुल भी नहीं है। ना हमें उनको पढ़ने की ज़रूरत है, ना उनको हमें समझने की ज़रूरत है। तो क्या बोले थॉमसन कि एटम न्यूट्रल होता है, स्ट्रक्चर इसकी स्फेरिकल होती है, और इसकी जो रेडियस है वो 10 to the power -10 मीटर के ऑर्डर की होती है। अगला पॉइंट बोला इन्होंने, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होते हैं। ओवरऑल इस पर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। क्लियर, तो इन्होंने ये 4 मेजर पॉइंट्स एटम के बारे में बोले। जब इन्होंने 4 पॉइंट्स बोले, जब इन्होंने बोला एटम स्फेरिकल है और ये न्यूट्रल है, तो इनसे बोला गया कि चलो भाई आपकी ये बात तो हमने मान ली, एटम स्फेरिकल है और एटम न्यूट्रल है, बट हमें ये तो बताओ कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो थॉमसन ने इस बात को समझाने के लिए हेल्प ली प्लम पुडिंग मॉडल की। इन्होंने बोला जिस तरीके से वाटरमेलन में सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और मास एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सेम वे में एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इन्होंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल
distribution of atomic particle is same as distribution of mass and seeds in entire volume of watermelon, and this is called plum pudding model also. What he said कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम उसी तरीके से होगा जैसे अगर हम वाटरमेलन की बातचीत करें कि मास एंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है और सीड्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने बोला कि अगर मैं किसी एटम के बारे में बातचीत करूं कि मान लो ये मुझे कोई भी एटम यहाँ पर दिया हुआ है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो एंटायर वॉल्यूम में होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज सीड्स की तरह रैंडम पोजीशंस पर पड़े हुए होंगे। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्होंने ये बताया कि अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातचीत करूं तो एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी। ये इन्होंने फाइनली कंक्लूजन दिया, फाइनल पॉइंट्स निकाल के दिए। एटम न्यूट्रल है, स्फेरिकल है और डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। जब फाइनली ये थ्योरीज आई, इन थ्योरी को फिर प्रैक्टिकली अप्लाई किया गया। प्रैक्टिकली अप्लाई करके कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है इनको देखा गया। तो देखिए क्या क्या खामियां यहाँ पर निकल के आई। अगर मैं बेटा यहाँ पर बातचीत करूँ डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। तो देखो बच्चों, थॉमसन ने बोला पहली बात थॉमसन ने जो बात बोली थी, पहला था कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से होगा। अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक स्टेबिलिटी के हिसाब से बातचीत करूँ, पहली टर्म में ले लेता हूँ एटॉमिक स्टेबिलिटी। एक एक पॉइंट सुन लेना आप अच्छे से। अगर मैं एटॉमिक स्टेबिलिटी के हिसाब से बातचीत करूँ, पॉजिटिव चार्ज है पूरे वॉल्यूम में, नेगेटिव यहाँ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में तो एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मर्ज हो जाने चाहिए, अल्टीमेटली पूरा चार्ज कोलैप्स हो जाना चाहिए। सही बात है ना कि अगर यहाँ पर पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव ही पॉजिटिव पड़ा हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव को तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना चाहिए, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर ही रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव मर्ज हो जाना चाहिए। और इस तरीके से अगर पॉजिटिव नेगेटिव मर्ज हो गया तो एटम का चार्ज ही कोलैप्स हो गया। डेट मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो सेपरेट थ्योरी है वही हमारी रॉन्ग हो जाएगी। डेट मीन्स एटम स्टेबल ही नहीं होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? पूरा इसका मास क्या हो जाना चाहिए, कोलैप्स करके एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो एक तो इस मॉडल से एटॉमिक स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं हो रही थी, एटॉमिक स्टेबिलिटी लूज हो रही थी। लेकिन वास्तव में तो हर बॉडी एटम से मिलके बनी है, मतलब एटम तो अपने आप में एक स्टेबल है, लेकिन ये स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया। ये इसका पहला ड्रॉबैक आया। और अगर बेटा मैं सेकंड ड्रॉबैक की बातचीत करूं तो ये एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल, एनर्जी ऑफ एटम, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया इसने। एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये सेकंड इसका ड्रॉबैक था, यहाँ से एनर्जी का कोई पॉइंट निकल के नहीं आया। क्लियर? तो ओवरऑल दिस इज कॉल्ड थॉमसन मॉडल। पूरा की पूरा थ्योरेटिकल है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बना है, बस थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, उनको हमें सुनना था। अब बातचीत करते हैं बच्चों रदरफोर्ड मॉडल की कि रदरफोर्ड मॉडल है क्या है, क्या क्या यहाँ पर बोला गया। हियर सेकंड इंपॉर्टेंट इज रदरफोर्ड मॉडल। देखो बच्चों, अगर रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बातचीत की जाए तो रदरफोर्ड ने भी एटम पर रिसर्च की, रिसर्च करके फाइनली कुछ पॉइंट इन्होंने कंक्लूड किए। और इन्होंने जो रिसर्च की उसके लिए इन्होंने फॉलो किया एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। उन कंक्लूजन से इन्होंने फाइनली एटम से रिलेटेड पॉइंट्स दिए। क्या क्या कंक्लूजन निकाले, क्या इनका एक्सपेरिमेंट था, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो यार, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज में लिया एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। यूज में लिया इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही क्यों यूज में लिया, इसका रीज़न था रेडियो एक्टिव ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल है।
जैसे पीरियोडिक टेबल में हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, वो हाईली अनस्टेबल है। डेट मीन्स वो स्टेबल बनने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते रहते हैं, और जब वो छोटे पार्टिकल में टूटेंगे तो अल्फा पार्टिकल रिलीज करेंगे। ऐसा इन्होंने रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज में लिया है जो कि इग्नाइट होकर या जो कि एक्टिव होकर अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा था। इन अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने इंसिडेंट कराया थिन गोल्ड फॉइल पर। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने यूज में ली थिन गोल्ड फॉइल। क्वेश्चन यहाँ पे भी बन जाता है इन्होंने थिन गोल्ड फॉइल ही क्यों यूज में ली। तो इनको एक ऐसा एटम यूज में लेना था जिसका एटॉमिक मास काफ़ी ज़्यादा हो, एटॉमिक मास नंबर काफ़ी ज़्यादा हो या एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा हो, ऐसा एटम इनको यूज में लेना था। साथ के साथ इनको एक ऐसा मटेरियल भी यूज में लेना था जिसकी डक्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब जिसकी थिन टू थिन कॉइल बनाई जा सके। जितनी थिन कॉइल होगी उतने कम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उतना बेटर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, उतनी ज़्यादा बेटर स्कैटरिंग पॉसिबल है। तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली गोल्ड फॉइल ले ली थी, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने डिफरेंट मटेरियल लिए। फाइनली एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ इनका गोल्ड फॉइल पे, इसलिए हम यहाँ पर गोल्ड फॉइल की बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यूज में ली बच्चों गोल्ड फॉइल, यहाँ पर इन्होंने यूज में लिया कोई भी एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, और ये जो गोल्ड फॉइल थी इस गोल्ड फॉइल के पास लगा दिया इन्होंने एक डिटेक्टर जो कि अल्फा पार्टिकल्स के मोशन को डिटेक्ट करके बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है हाई एटॉमिक नंबर लेने का लॉजिक क्या था, तो इसका आंसर भी आपको साथ के साथ मिल जाएगा। हाई एटॉमिक नंबर क्यों लिया गया, ये एक फिजिक्स का कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। अब किया क्या, जैसे ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बेटा अल्फा पार्टिकल इन्होंने इंसिडेंट कराए इस थिन गोल्ड फॉइल पर। क्लियर। क्या किया इन्होंने, इस थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट कराए। यहाँ पर इन्होंने स्टेटर वगैरह यूज में लिए। स्टेटर का रीजन था कि सीधा सीधा इंसिडेंट करा सकें, वो गोल्ड फॉइल पर पहुँचने से पहले इधर उधर डेविएट ना हो जाए, इसलिए इन्होंने स्टेटर यूज में लिए। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सा सेटअप है। रेडियम का रेडियो एक्टिव मटेरियल हम यहाँ पर लिखते हैं, रेडियम का रेडियो एक्टिव मटेरियल इन्होंने यूज में लिया। अब देखिए, जैसे इन्होंने अल्फा पार्टिकल को इंसिडेंट कराया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल विदाउट इग्नाइट हुए ऐसे सीधे सीधे चले गए, विदाउट इधर उधर डेविएट हुए, सीधे सीधे पास हो गए। मोस्टली अल्फा पार्टिकल में कोई भी डेविएशन ऑब्जर्व नहीं हुआ। ठीक है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो ऐसे चले गए, सीधे सीधे चले गए। सेकंड, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऑब्ट्यूस एंगल पर डेविएट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल पर डेविएट हो गए। ठीक है, एक्यूट एंगल पर डेविएट हो गए, सॉरी। कुछ इन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ अल्फा पार्टिकल ऑब्ट्यूस एंगल पर डेविएट हो गए, कुछ तो एक्यूट एंगल पर डेविएट हो गए, कुछ हमारे ऑब्ट्यूस एंगल पर डेविएट हो गए। और फाइनली इन्होंने ऑब्जर्व किया आउट ऑफ मिलियन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री पर डेविएट हो गया। एक अल्फा पार्टिकल कैसा था जो 180 डिग्री पर डेविएट हुआ। जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद इनको फाइनली कुछ रिजल्ट्स मिले। पहला रिजल्ट में तो इन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल shows no deflection। उनका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, उन्होंने कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। ठीक है, फिर इन्होंने सेकंड ऑब्जर्व किया कि सम अल्फा पार्टिकल्स deviate at an acute angle and some at an obtuse angle। कुछ तो एक्यूट एंगल पर डेविएट हो गए और कुछ ऑब्ट्यूस एंगल पर डेविएट हो गए। और अगला इन्होंने कंक्लूड किया कि आउट ऑफ मिलियन एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि 180 डिग्री पर डेविएट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद इनको ये रिजल्ट्स मिले। राइट,
अब इन रिजल्ट्स के रेस्पेक्ट में इन्होंने बेटा फाइनली कुछ कंक्लूजन दिए, फाइनली इन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाल कर दिए। अब उन पॉइंट्स को हम समझने का ट्राई करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने हमें निकाल कर दिए, किन किन पॉइंट्स के बारे में इन्होंने हमें बताया। देखो बच्चों, जब यहाँ पर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये जो रिजल्ट्स आए, इनसे इन्होंने बोला कि अगर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि मोस्टली एटम का जो स्पेस है वो खाली है, मोस्टली एटम का जो स्पेस है वो कैसा है, खाली है। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि कुछ एक्यूट और कुछ ऑब्ट्यूज पर अगर डिफ्लेक्ट हुए हैं तो अल्फा पार्टिकल का मतलब तो होता है हीलियम आयन, और हीलियम आयन मतलब कि क्या हो गया, ये पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन तो दूर तभी जाएगा जब पॉजिटिव चार्ज ने इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाया हो, राइट। अगर आउट ऑफ 1 मिलियन एक ही अल्फा पार्टिकल 180 पर डेविएट हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एटम में पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज नहीं फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कहीं एक जगह एकदम कंसाइज्ड है, एक जगह ही रखा हुआ है, जिसके कारण आउट ऑफ 1 मिलियन एक ही अल्फा पार्टिकल डेविएट हुआ। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज हर जगह फैला हुआ होता तो हर जगह से अल्फा पार्टिकल 180 पर डेविएट होते, बट अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर लोकेशन से ही 180 पर डेविएट हो रहा है। डेट मीन्स पॉजिटिव आयन पर स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ये तो तभी पॉसिबल है जब पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह रखा हो। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट क्या था कि एटम का जो मोस्टली पार्ट है वो ब्लैंक है, एटम के मोस्टली पार्ट में कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन्स निकाले। अब देखिए कंक्लूजन्स को भी हम एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या कंक्लूजन्स आए, फिर मैथमेटिकली इन सारे पॉइंट्स को हम समझने का ट्राई करेंगे। देखो बच्चों, पहले तो इन्होंने बोला कि मोस्टली, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम and most of the mass, almost 99.9% of atom is confined to center position, is confined to center position, and this position is called न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पॉइंट तो बच्चों इन्होंने न्यूक्लियस के इन्वेंशन के बारे में बताया, न्यूक्लियाई को इन्होंने इन्वेंट किया। इन्होंने बोला कि एटम का कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास एक छोटी से एरिया में, एक छोटी सी जगह कन्फाइंड है, और उस कन्फाइंड प्लेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। सेकेंड इन्होंने बोला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power -15 मीटर। इन्होंने बोला कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो 10 to the power -15 मीटर के ऑर्डर की होती है। अगला पॉइंट इन्होंने बच्चों बोला, एक ही बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बच्चों डिफाइन किया कि रेडियस तो 10 to the power -15 मीटर ऑर्डर की है, लेकिन ये बात जरूर सही है थॉमसन की कि एटम स्फेरिकल है, और इसकी जो रेडियस है एटम की वो 10 to the power -10 मीटर ऑर्डर की है। एटम की रेडियस तो 10 to the power -10 मीटर ऑर्डर की होगी, बट जो न्यूक्लियाई है उसकी रेडियस होती है 10 to the power -15 मीटर के ऑर्डर की, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, राइट। अगला पॉइंट इन्होंने बोला, ये बात भी सही है कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, डेट मीन्स इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। टोटल पॉजिटिव चार्ज डेट इज इक्वल टू है टोटल नेगेटिव चार्ज के। थॉमसन ने ये जो बातें बोली थी ये सही है, बट इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया था वो गलत है। उन्होंने बोला था थॉमसन ने कि पूरे एंटायर वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज रैंडमली है, बट इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सेंटर पोजीशन पर ही है, उस सेंटर पोजीशन को इन्होंने बोल दिया न्यूक्लियस। और साथ ही साथ इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स, डेट मीन्स नेगेटिव चार्ज revolve around nucleus in circular orbits। ओवरऑल अगर मैं इनके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की बातचीत करूं तो पूरा की पूरा पॉजिटिव चार्ज एंटायर मास
ठीक है, ऑलमोस्ट 99.9% मास कोर सेंटर्ड होगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंड द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेकेंट। अगर मैं अगला पॉइंट यहाँ पर बोलूँ, सो हेयर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेकेंट। ये मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसका वो खाली है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, पहले एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कुछ पॉइंट्स उन्होंने निकाले कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे जा रहे हैं तो मोस्टली पार्ट इसका खाली है। कुछ 180 पर डेविएट हुए हैं, कुछ एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल पर डेविएट हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो अल्फा पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो एक ही जगह होगा, इसलिए कुछ ही पार्टिकल डेविएट हो पाए। अगर सब जगह होता तो मोस्टली पार्टिकल डेविएट होते, लेकिन बहुत कम पार्टिकल डेविएट हो पा रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह है और उस पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन को इन्होंने क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास इज कन्फाइंड टू द सेंटर पोजीशन, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जिसकी रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर और एटम स्फेरिकल है, इसकी रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? एटम न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द जो वॉल्यूम है वो इसका वेकेंट होगा। ये फाइनल पॉइंट्स निकाले। हालांकि रदरफोर्ड मॉडल जो है इस पर हमारे अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल्स की भी हम बातचीत करेंगे। चलिए पहले बेटा यहाँ पर अब इसके ड्रॉबैक की बातचीत कर लेते हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक फिर निकल के आए। जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया तो इस मॉडल को फर्दर एनालाइज किया गया और यहाँ से बेटा कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आए। देखिए अगर मैं पहले ड्रॉबैक की बातचीत करूँ तो पहला था बेटा एटम स्टेबिलिटी, सेम जो कि थॉमसन में आया था वही ड्रॉबैक हमारा यहाँ पर निकल के आया। एटम यहाँ पर रदरफोर्ड ने बोला पॉजिटिव चार्ज कोर सेंटर्ड है और नेगेटिव चार्ज ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ मैक्सवेल मॉडल लगाता हूँ, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है, तो अल्टीमेटली मैं इसे बोल सकता हूँ ये होगा एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। ये क्या होगा हमारा, एसिलरेटेड चार्ज पार्टिकल। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एसिलरेटेड है तो वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। एसिलरेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल प्रोड्यूस होगा, जिससे इलेक्ट्रिक वेरिएशन भी आएंगे। अल्टीमेटली ये ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा और अगर इससे बेटा ईएम वेव निकलती हुई जा रही हैं तो इसकी एनर्जी कम होती हुई जाएगी, तो ओवरऑल ये ऐसे स्पाइरल पाथ में मूव करता हुआ जाएगा और एक टाइम बाद ये न्यूक्लियाई में गिर जाएगा। अल्टीमेटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वापस से कोलैप्स कर गया तो ओवरऑल एटम की स्टेबिलिटी डिफाइन ही नहीं होगी, क्योंकि ना पॉजिटिव बचा ना ही नेगेटिव बचा, एक सेंटर पॉइंट रह गया। आई बात समझ में? तो क्या बोला इन्होंने कि अगर मैं रदरफोर्ड का मॉडल फॉलो करूं इस हिसाब से तो एटम की स्टेबिलिटी डिफाइन नहीं होनी चाहिए। पहले ही जगह तो ये मॉडल यहाँ पर फेल हो गया। सेकेंड बच्चों ये फॉल हुआ आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम में। एनर्जी स्पेक्ट्रम में कैसे? जैसे एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन हो गया था कि जो एटम का एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब देखिए जैसे अगर मैं स्पेक्ट्रम के बारे में बातचीत करूं तो स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है। एक तो होता है बच्चों कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस का मतलब है जैसे अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर 3.9 हो गई, फिर 3.8 हो गई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो सारी वैल्यूज़ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। जबकि लाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखता है और फिर 0 रखता है। मतलब या तो 4 होगा या 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा, ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यूज होंगी। 4 से सीधा 2 पे आएगा, 2 से 1 पे आएगा, 1 से 0 पे आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल यूज में लिया है, दैट मीन वो कुछ फिक्स वैल्यू की ही एनर्जी कैरी करता है। बात आ रही है समझ में? प्रैक्टिकली ये बात प्रूफ थी ऑलरेडी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कुछ फिक्स वैल्यूज ही होती है एनर्जी की, वो सारी वैल्यूज कैरी नहीं करता है। बट इस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, धीरे धीरे वो 3.9, 3.8 इस तरीके से कम होनी चाहिए। डैट मीन्स रदरफोर्ड के हिसाब से तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए।
रदरफोर्ड के हिसाब से एनर्जी का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, बट एक्चुअल में कौन सा स्पेक्ट्रम होता है? लाइन स्पेक्ट्रम होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर एनर्जी स्पेक्ट्रम भी इससे गलत निकल के आया, ये इसका सेकंड ड्रॉबैक था। ये हमारा पूरा बेटा रदरफोर्ड मॉडल है। अभी तक मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं। थॉमसन मॉडल का मतलब क्या था, रदरफोर्ड मॉडल का मतलब क्या है, दोनों में हमने थ्योरेटिकल बातचीत की है। अब हम बातचीत करेंगे बेटा न्यूमेरिकल वाइज, कहाँ कहाँ पर हमारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे, कैसे कैसे हमारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया बेटा हमारा पूरा मॉडल। तो आप ये पूरा कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो, फिर बातचीत करते हैं हम न्यूमेरिकल की, जो हम बातचीत करेंगे अगले लेक्चर में। तो बच्चों बने रहिए, देखते रहिए और अपने डॉक्टर बनने के जुनून को सुपीरियर रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।